भीमरावपुर एक छोटा सा गांव था जहां कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसीलिए लोग रात में दिया और लालटेन जलाकर अपना काम करते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे मुकुल चलाता था। बारिश के दिनों में यही जगह लोगों के मिलने जुलने का अड्डा बन जाती थी। उस दिन भी कुछ लोग वहां बैठे हुए चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। सच बताऊं तो इस मौसम में गर्म चाय पीने का मजा कहीं और मिल ही नहीं सकता है। अगर मैं रोज यहाँ बैठकर इतनी चाय पीने लगूं तो मेरी आधी कमाई यहीं खत्म हो जाएगी। सभी लोग हंस रहे थे और माहौल बहुत हल्का फुल्का था। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी बीच दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें गांव में सभी लोग मोहन दादा के नाम से जानते थे। अरे मोहन दादा, इतनी तेज बारिश में आप कहां से आ रहे हैं? पूरी तरह भीग चुके हैं आप। बस शहर गया था एक जरूरी काम के लिए, लेकिन काम अधूरा रह गया और बारिश शुरू हो गई। सबने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। मुकुल ने तुरंत उनके लिए गर्म चाय बना दी। दादा, आप बैठिए और आराम से चाय पीजिए, फिर हमें अपनी कोई दिलचस्प घटना जरूर सुनाइए। जो मैं सुनाता हूँ वह सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि मेरे जीवन की सच्ची घटना होती है। कोई बात नहीं दादा, सच्ची घटना ही सुनाइए, हमें वही सुनने में ज्यादा मजा आता है। मोहन दादा ने चाय का एक घूंट लिया। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो रही थी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। यह घटना उस समय की है जब मैं लगभग 30 साल का था और एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहन दादा की आवाज धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर तेज आवाज कर रही थीं, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लगने लगा था। उस रात मैं अपने दोस्त शशांक मिश्रा के घर जा रहा था और रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा था, केवल बिजली की चमक ही कभी कभी रास्ता दिखा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि आगे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतनी तेज बारिश में वह यहाँ अकेला क्यों खड़ा हुआ है। आगे का रास्ता पानी से भर गया है और मैं अकेले जंगल से जाने में बहुत डर महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज में अजीब सा डर था, लेकिन कुछ अलग भी महसूस हो रहा था जिसे दादा समझ नहीं पा रहे थे। मैंने उससे कहा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो हम दोनों साथ चल सकते हैं। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद हमें डर नहीं लगेगा और हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दादा को उसकी बात ठीक लगी और दोनों जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और बीच बीच में जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही मुझे अजीब सा डर लगने लगा और मन बार बार वापस जाने को कह रहा था। बारिश और तेज हो गई थी और हवा भी जोर जोर से चलने लगी थी। तभी वह अजनबी व्यक्ति फिर से बोलता है। बारिश बहुत तेज हो गई है, इसलिए हमें कहीं रुक जाना चाहिए, वरना आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आसपास देखा तो थोड़ी दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। दोनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़े और अंदर जाकर खड़े हो गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी देर रात को ऑफिस से कैसे आ रहा है, जबकि सभी ऑफिस जल्दी बंद हो जाते हैं। मेरा काम थोड़ा अलग है, इसलिए मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है और आज भी देर हो गई। उसका जवाब सुनकर दादा को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन आवाज फिर से और ज्यादा साफ सुनाई दी। क्या आपने भी यह आवाज सुनी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा मदद के लिए रो रहा है। झोपड़ी के अंदर खड़े दोनों लोग अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। बाहर बारिश की आवाज के बीच वह रोने की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस सुनसान जगह पर बच्चे की आवाज आना बहुत अजीब बात है। अगर कोई बच्चा सच में मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। मोहन दादा का मन मानने को तैयार नहीं था,
लेकिन वह अजनबी लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। मैंने उससे कहा कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन वह बार बार मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा था। अगर हम अभी नहीं गए तो शायद देर हो जाएगी और उस बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार दोनों झोपड़ी से बाहर निकले और उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगे। जंगल अब और घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरा डर बढ़ता जा रहा था और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अचानक तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में दादा को कुछ अजीब दिखाई दिया। मैंने बिजली की चमक में एक डरावनी आकृति देखी जो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद तुम्हें डर के कारण भ्रम हो रहा है। अब दादा को यकीन होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह फिर भी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ एक बांस का पेड़ उनके सामने गिर गया और रास्ता बंद हो गया। जैसे ही बांस का पेड़ गिरा, मुझे अपने बुजुर्गों की एक पुरानी बात याद आ गई। वह बात उनके दिमाग में बार बार गूंजने लगी और उन्होंने वहीं रुक जाने का फैसला किया। तुम वहां क्यों रुक गए हो? जल्दी इस पेड़ को पार करके मेरे साथ आगे आओ। मैंने उससे कहा कि मुझे यह रास्ता अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है और मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब उस अजनबी का व्यवहार अचानक बदलने लगा और उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा भारी और डरावनी हो गई। अगर तुम अभी आगे नहीं आए तो तुम्हें इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना सुनते ही दादा का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी आसमान में फिर से तेज बिजली कड़की और इस बार जो दादा ने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उस चमक में मैंने उसका असली चेहरा देखा जो बेहद डरावना और इंसान से बिल्कुल अलग था। उस अजनबी का चेहरा अब भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने बहुत देर कर दी समझने में। अब यहाँ से वापस जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कई आवाजें एक साथ मिलकर गूंज रही थीं, जैसे किसी बच्चे का रोना और किसी औरत की हंसी एक साथ सुनाई दे रही हो। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। दादा ने बिना समय गंवाए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे। भागने की कोशिश मत करो, यहाँ से कोई भी इतनी आसानी से नहीं बच पाता है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ हिलने लगे और हवा तेज हो गई। मैंने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब दादा को उसकी परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मुझे जंगल का किनारा दिखाई नहीं दे गया और थोड़ी रोशनी नजर आने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही किसी ने उनका नाम पुकारा। अरे मोहन, तुम कहाँ रह गए थे? मैं काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बहुत चिंता हो रही थी। अपने दोस्त की आवाज सुनकर दादा को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने गहरी सांस ली। तुम पहले घर चलो, मैं रास्ते में जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें आराम से बताऊंगा। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे। वहां पहुंचकर दादा ने पूरी घटना विस्तार से बताई। तुम उसी रास्ते से आए थे जहाँ पहले एक परिवार के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था और तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। यह सुनकर दादा के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि आज वह कितने बड़े खतरे से बचकर आए हैं। हरिराम काका अपनी डरावनी घटना सुनाकर चुप हो गए। दुकान के अंदर कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी सांसें थम गई हों। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, गीली मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और दूर कहीं बादलों की धीमी गरज सुनाई दे रही थी। काका, आपकी ये बात सुनकर तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और अब डर भी लग रहा है। सच कहूं तो अब मुझे रात में अकेले घर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हरिराम काका हल्का सा मुस्कुराए और चाय का आखिरी घूंट पीकर कप नीचे रख दिया। डरना गलत नहीं होता बेटा, लेकिन डर के साथ समझदारी रखना बहुत जरूरी होता है। काका, अगर आपको वह पुरानी बात याद नहीं आती तो शायद आज आप हमारे बीच नहीं होते। हाँ बेटा,
कभी कभी बुजुर्गों की कही हुई छोटी छोटी बातें भी इंसान की जान बचा लेती हैं। दुकान के बाहर बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। पेड़ों से पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में चांदनी चमक रही थी। काका, आज के बाद मैं उस जंगल वाले रास्ते का नाम सुनकर भी उधर नहीं जाऊंगा। और अगर कभी जाना भी पड़ा तो मैं अकेले जाने की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना सुनकर वहां बैठे सभी लोग हल्का सा हंस पड़े। डर के माहौल में थोड़ी राहत महसूस हुई। चलो भाई, अब सब लोग आखिरी आखिरी चाय पी लो, फिर अपनी अपनी घर की राह पकड़ो। संदीप भाई, आज की चाय का हिसाब रमेश देगा क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसी को लगा है। अरे वाह, डर मुझे लगा और पैसे भी मैं दूं, ये तो सरासर गलत बात है। दुकान में फिर से हंसी गूंज उठी। कुछ देर पहले जो सन्नाटा और डर था, अब उसकी जगह अपनापन और हंसी ने ले ली थी। बस बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी डराती है और कभी हंसाती है। काका, आपकी बातें और आपकी कहानियां दोनों दिल में उतर जाती हैं और बहुत कुछ सिखा जाती हैं। सभी लोग अपनी चाय खत्म करके धीरे धीरे उठने लगे। कोई छाता संभाल रहा था, कोई अपने कंधे पर गमछा रख रहा था। ठीक है बेटा, अब मैं भी चलता हूँ। रात काफी हो चुकी है और घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है काका, लेकिन अगली बार फिर कोई नई और सच्ची घटना जरूर सुनाइएगा। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो अगली बरसात में फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा। इतना कहकर हरिराम काका मुस्कुराते हुए अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गए। बाकी लोग भी अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। चाय की दुकान की लालटेन अब भी चल रही थी और जैसे उस रात की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए थी।